हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राथमिक विश्वास। तो आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और हमारे जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो है वो रहते हैं, आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन लेजर बुक विच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। हमारा जो लेजर रहता है उसमें हम कौन से अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था। एक होता है रियल, एक होता है पर्सनल एंड अदर वन इज नॉमिनल। यानी कि हमारे पास जो है वो 3 टाइप के अकाउंट रहते हैं। एक रहता है रियल, एक रहता है पर्सनल और एक रहता है नॉमिनल। अब रियल में क्या होता है, रियल में वो सारी चीजें आती हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। पर्सनल में हमारे पर्सन्स यानी कि जितने भी लोग हैं उनका नाम और जितनी भी हमारी आर्टिफिशियल आइडेंटिटीज हैं उनका नाम, वो सारे हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। अब इसके बाद थर्ड वन इज नॉमिनल। अब नॉमिनल में क्या आता है, वो चीजें जिन्हें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, पर हम फील कर सकते हैं। जैसे कि फीस, इंटरेस्ट, रेंट, ये सारी चीजें जो है वो हमारी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। अब इसने हमसे पूछा है कि लेजर बुक में कौन से अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है, यानी कि हमारे लेजर में हम कौन से अकाउंट्स को बनाते हैं। अब जब हम लेजर बनाते हैं तो लेजर में हम ट्रांजेक्शन जो है वो कहाँ से लेते हैं, यानी कि किसके बाद जो है वो लेजर प्रिपेयर किया जाता है। तो हमारे जर्नल के बाद जो है वो लेजर प्रिपेयर किया जाता है। यानी कि जर्नल में जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी लेजर में पोस्ट की जाती हैं। यानी कि जर्नल में हम जिन जिन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, लेजर में वो सारे अकाउंट पोस्ट किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में। तो जर्नल क्या होता है, जर्नल में हम सारी की सारी ओरिजिनल एंट्रीज लेते हैं, यानी कि सारी की सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो जब जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं तो वही सारी ट्रांजेक्शन जो है वो लेजर में जाती हैं। यानी कि लेजर में रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल तीनों अकाउंट्स की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिट इज शोन एज। हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है, यानी कि बैंक में जो हम पैसा डिपॉजिट करवाते हैं उसे क्या शो किया जाता है, उसे कौन सी साइड पर या फिर कौन से अकाउंट के अंदर जो है वो शो किया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन इज डेबिट एंड लास्ट वन इज प्रॉफिट। तो जब भी हम बैंक में कोई भी पैसा डिपॉजिट करवाने जाते हैं, हम बैंक में कोई भी पैसा जमा करवाते हैं, तो वो हमारे अकाउंट में क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। यानी कि हमारे अकाउंट में कुछ मनी जो है वो आया है। तो इसका जो हमारे पास सही ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, क्रेडिट। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हाउ इज प्रॉफिट डिवाइडेड। जब भी हमारे पार्टनरशिप में, यानी कि जब भी कोई पार्टनर्स पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर नहीं है, यानी कि पार्टनर्स ने कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो डिसाइड नहीं की थी, यानी कि जब उन्होंने पार्टनरशिप में वो आए, जब उन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की तो उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो पहले से डिसाइड नहीं की गई है। यानी कि आपस में डिसाइड नहीं किया गया था कि कौन जो है वो कितना प्रॉफिट लेगा। इस केस में जहां पर पहले से ये डिसाइडेड नहीं होता है कि कौन जो है वो कितना प्रॉफिट लेगा, उस केस में प्रॉफिट जो है वो किस रेशो में जो है वो डिवाइड किया जाएगा। तो जहां पर पहले से डिसाइड नहीं हो वहां पर प्रॉफिट जो है वो हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इक्वली अमंगेस्ट ऑल द पार्टनर्स। यानी कि जहां पर पहले से डिसाइडेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं होती है, उस केस में प्रॉफिट हमेशा जो है वो इक्वली शेयर किया जाता है बिजनेस के सारे पार्टनर्स में। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
अनप्रेजेंटेड चेक इज ऑल्सो, इसमें हमसे पूछा गया है कि अनप्रेजेंटेड चेक जो है उसे और क्या कहा जाता है। अब अनप्रेजेंटेड चेक, अब यहाँ पर वर्ड आ रहा है अनप्रेजेंटेड चेक, कि जो अनप्रेजेंटेड चेक हैं वो क्या होते हैं। अब अनप्रेजेंटेड चेक्स उन चेक्स को कहा जाता है जो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किए गए हैं। यानी कि अगर कंपनी ने, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने कोई चेक जो था वो इश्यू किया, कंपनी ने चेक इश्यू किया किसी पर्सन को जिसका नाम था ए, कंपनी ने इसे चेक इशू कर दिया है। अब ये चेक जो है ये पर्सन अभी तक बैंक में नहीं लेकर गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ने अपनी साइड से जो चेक है वो इशू कर दिया है। यानी कि कंपनी ने इतना अमाउंट जो है वो इशू कर दिया है उस पर्सन को, पर उस पर्सन ने अभी तक बैंक में वो चेक जो है वो प्रेजेंट नहीं किया। यानी कि अभी तक उस पर्सन ने उस चेक का जो पैसा है वो विड्रॉ नहीं किया है। जब तक वो पर्सन उस बैंक में जाके उस चेक का पैसा विड्रॉ नहीं करता है, तब तक अनप्रेजेंटेड चेक जो है वो उसे क्या कहा जाता है और उसका क्या नाम रहता है। ये वो चेक है जो कंपनी ने अपनी साइड से इशू कर दिया है, पर अभी तक जिस पर्सन को ये इशू किया गया है उसने अभी तक बैंक में जाके वो प्रेजेंट नहीं किया। यानी कि अभी तक उसने बैंक से वो अमाउंट जो है उस चेक का वो डिडक्ट नहीं किया है। अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस आते हैं। फर्स्ट इज बोनस चेक, सेकंड इज क्रेडिट चेक, थर्ड वन इज अनकलेक्टेड चेक एंड द लास्ट वन इज आउटस्टैंडिंग चेक। तो ये हमारा रहता है आउटस्टैंडिंग चेक। यानी कि कंपनी ने जो अपनी साइड से इशू किया है पर अभी तक उस चेक का पैसा जो है वो डिडक्ट नहीं हुआ है। यानी कि वो जो पैसा है वो कंपनी पर एज आउटस्टैंडिंग है, यानी कि वो अभी तक एक उधार है जो कंपनी को पे करना है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लॉस ड्यू टू फायर इन फैक्ट्री इज रिकॉर्डेड इन द, अगर हमारी फैक्ट्री में आग लगने के कारण कोई भी नुकसान हो जाता है तो वो कहाँ प्रेजेंट किया जाता है या फिर वो कहाँ पर लिखा जाता है। अब हम जानते हैं कि फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस, यानी कि फैक्ट्री में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं, जो भी सारी फैक्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं वो हमेशा फैक्ट्री अकाउंट में जो है वो लिखी जाती हैं, जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट भी कहते हैं। तो फैक्ट्री अकाउंट में क्या होता है कि फैक्ट्री से रिलेटेड, फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं, जो सारी चीजें फैक्ट्री में हो रही हैं वो सारी की सारी कहाँ लिखी जाती है, फैक्ट्री अकाउंट में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, फैक्ट्री अकाउंट। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है, जीएसटी वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड ऑन, हमारा जो जीएसटी है, अब जीएसटी क्या होता है, जीएसटी को क्या कहते हैं हम, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो पहली बार कब इंप्लीमेंट किया गया था, यानी कि उसकी इंप्लीमेंटेशन फर्स्ट टाइम जो थी वो कब की गई थी। तो हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो फर्स्ट टाइम इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017। यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, 1 जुलाई 2017। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है और बहुत बार ये रिपीट होता है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है वो रहता है, हाउ फ्रीक्वेंटली इज द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड, हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो कितनी बार प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि उसे कितनी बार जो है वो बनाया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट वन इज क्वार्टरली, सेकंड वन इज ड्यूरिंग द ईयर, थर्ड वन इज एंड ऑफ द मंथ एंड द लास्ट वन इज एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा एनी टाइम। यानी कि हमारे ट्रायल बैलेंस को बनाने का कोई भी पर्टिकुलर टाइम जो है वो नहीं होता है, यानी कि हम कभी भी ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये कंप्लीटली हमारी कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो ट्रायल बैलेंस को कब बनाना चाहती है, यानी कि वो एंडिंग ऑफ द मंथ बनाना चाहती है, क्वार्टरली बनाना चाहती है, या फिर एंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बनाना चाहती है। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने का एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है। ट्रायल बैलेंस कभी भी प्रिपेयर किया जा सकता है हमारे एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि ट्रायल बैलेंस जो है वो किसी भी टाइम पर प्रिपेयर किया जा सकता है। तो इसका जो हमेशा करेक्ट ऑप्शन रहता है वो हमेशा एनी टाइम रहेगा, यानी कि पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है।
अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स। हमारा जो टैक्स है, यानी कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या हो गया कि हम पर जो टैक्स लग रहा है उसका क्या मतलब है, या फिर वो टैक्स क्या रहता है। अब यहाँ पर हमारे पास उसके लिए 4 ऑप्शंस है। फर्स्ट से पूछा गया है कि मीनिंग ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या रहता है, यानी कि हमारा जो टैक्स है उसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है। तो हमारे टैक्स क्या होता है, टैक्स हमेशा वही पे करता है जिस पर कि वो लगा है। यानी कि अगर किसी कंपनी पर कुछ टैक्स है तो वो उस कंपनी को बियर करना है, यानी कि कंपनी की लायबिलिटी है उस टैक्स को पे करना। अगर किसी पर्सन की इनकम पर टैक्स लग रहा है तो वो उस पर्सन की लायबिलिटी है उस टैक्स को पे करना। यानी कि टैक्स हमेशा जिस पर लगता है उसी इंडिविजुअल को, उसी पर्सन को या फिर उसी कंपनी को उसे बियर करना है। यानी कि जिस पर टैक्स लगाया जाएगा टैक्स पे करने का बर्डन भी उसी पर्सन पर होता है। हमेशा टैक्स जिस पर लगेगा टैक्स उसी पर्सन को जो है वो पे करना है। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी पार्ट, हु विल बियर द बर्डन ऑफ द टैक्स। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो आता है, इन केस ऑफ एन ओवरचार्ज विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज इशूड। अगर हम कभी भी ओवरचार्ज कर लेते हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो इशू किया जाता है। तो ओवरचार्ज के टाइम पर जो डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है वो रहता है, या तो वो होता है डेबिट नोट या तो वो होता है क्रेडिट नोट, यानी कि ए एंड बी। अब ओवरचार्ज क्या रहता है, ओवरचार्ज में या तो हमने ज्यादा चार्ज कर लिया है अपनी गुड्स पर, या तो हमने ज्यादा पे कर दिया है कुछ गुड्स पर। ओवरचार्ज भी हमारा 2 टाइप का होता है, इसलिए यहाँ पर 2 टाइप के डॉक्यूमेंट्स इशू किए जाते हैं। डिपेंड करता है कि हमने ओवरचार्ज जो है वो अपनी गुड्स पर लगाया है या फिर हमने ओवरचार्ज जो है वो पे किया है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, कॉपीराइट इज अ एन, यानी कि हमारा जो कॉपीराइट होता है वो क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है एसेट, सेकंड ऑप्शन है लायबिलिटी, थर्ड ऑप्शन इज एक्सपेंसेस एंड द लास्ट वन इज प्रॉफिट। तो कॉपीराइट क्या रहता है हमारे पास। अब कॉपीराइट क्या है कि हमने किसी को भी अपना कुछ कॉपीराइट जो है वो दिया है, या फिर हमने किसी का कॉपीराइट लिया है कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हम उस कॉपीराइट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। यानी कि अगर हम किसी से कॉपीराइट ले रहे हैं तो हम उसके कॉपीराइट को क्या करेंगे, यूज करेंगे। किस पर्पस के लिए, पैसा कमाने के लिए। जो भी चीज हम यूज करते हैं पैसा कमाने के लिए, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम और फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम, उस चीज को क्या कहा जाता है, एसेट। यानी कि इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, एसेट। वो कोई भी चीज जो पैसा जनरेट कर रही है हमारे बिजनेस में, कोई भी चीज जो पैसा बना रही है हमारे बिजनेस के लिए, उसे हम क्या ट्रीट करते हैं, एज एन एसेट। तो कॉपीराइट हमारा क्या रहता है, एक इंटेंजिबल एसेट रहता है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या रहता है, डैश इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन डन। हमारी ट्रांजेक्शन का, यानी कि जो भी हमने बिजनेस में ट्रांजेक्शन की है उसका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है। फर्स्ट वन इज जर्नल, सेकंड वन इज इंडेक्स, थर्ड वन इज वाउचर एंड द लास्ट वन इज लेजर। तो इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वाउचर। वाउचर क्या है, वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है हमारे पास कि ये ट्रांजैक्शन हुई है। अब वाउचर क्या होता है, हमारे पास जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि जो भी हमने कुछ खरीदा है या बेचा है उस चीज के जो बिल्स होते हैं उसके बेसिस पर जो है वो वाउचर प्रिपेयर किया जाता है। यानी कि वाउचर क्या रहता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर कंपनी का नाम लिखा गया होता है, किस डेट को वो इशू किया जा रहा है, किस चीज के बारे में जो है वो वाउचर जो है वो प्रिपेयर किया गया है। हर एक डिटेल जो है वो वाउचर में लिखी जाती है। इसके बाद जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उसकी एक कॉपी जो है वो वाउचर के साथ अटैच की जाती है, और इसी वाउचर के बेसिस पर जो है वो जर्नल में ट्रांजैक्शंस जो है वो स्टार्ट की जाती हैं। यानी कि वाउचर जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, एक प्रूफ है, ये चीज प्रूव करने के लिए कि कोई भी ट्रांजैक्शंस जो है वो बिजनेस में हुई है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है, on which of the following income direct tax is not applicable।
इनमें से ऐसी कौन सी इनकम है जिसमें डायरेक्टली टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाता है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं 4 ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, सेकेंड वन इज एग्रीकल्चरल इनकम, थर्ड वन इज बिजनेस इनकम एंड द लास्ट वन इज प्रॉपर्टी टैक्स। अब इनमें से किस चीज पर डायरेक्टली टैक्स नहीं लगता है? तो हमारी जो एग्रीकल्चरल इनकम होती है उस पर कभी भी डायरेक्टली टैक्स नहीं लगाया जाता है, उस पर बहुत सारी जो एग्जम्पशंस है वो गवर्नमेंट देती है। यानी कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी एग्जम्पशंस देती है, यानी कि डायरेक्टली टैक्स जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम पर नहीं लगाया जाता है। तो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, एग्रीकल्चरल इनकम। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ। हमारा जो लेजर अकाउंट है वो किसकी हेल्प से बनाया जाता है? हमारा लेजर अकाउंट किसकी हेल्प से प्रिपेयर किया जाता है? अब लेजर जो है वो क्या कैसे बनता है, जर्नल से। यानी कि जर्नल में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं जब उसको हम लेजर में पोस्ट करते हैं, लेजर के डिफरेंट अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं, तब जो लेजर है वो प्रिपेयर किया जाता है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में जो है हर एक सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस को जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द जर्नल, जर्नल के बेसिस पर जो है वो लेजर को प्रिपेयर किया जाएगा, यानी कि जर्नल के थ्रू लेजर जो है वो बनाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, जर्नल। यानी कि जर्नल हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, which audit is undertaken to check the financial control and irregularities in the organization? It is which type of audit? कौन सा ऑडिट जो है वो यूज किया जाता है चेक करने के लिए फाइनेंशियल कंट्रोल को, और जो भी इरेगुलरिटीज हो रही है फाइनेंस से रिलेटेड हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबको चेक करने के लिए कौन सा ऑडिट जो है वो किया जाता है? अब ऑडिट क्या है, ऑडिटिंग क्या हो रहता है, ऑडिटिंग मीन्स टू चेक। यानी कि ऑडिटिंग क्या है, ऑडिटिंग में हम चीजें चेक करते हैं कि क्या वो ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है वो हो रही हैं। ऑडिटिंग में ये देखा जाता है कि हर चीज के लिए एक डिफरेंट ऑडिट है। यानी कि फाइनेंस के लिए हम देखेंगे, फाइनेंस में एक अलग ऑडिट किया जाएगा, हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स में अलग, सिस्टम ऑडिट, कॉम्प्लायंस ऑडिट, हर एक चीज के लिए एक अलग ऑडिटिंग है। ऑडिटिंग मीन्स द प्रोसेस टू चेक कि हर जो चीज है वो सिस्टमैटिक वे में की गई है। देखा जाता है कि कहीं पर भी कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है या फिर कहीं पर भी कोई एरर तो नहीं है। बहुत बार सिर्फ एक फ्रॉड को, यानी कि बहुत बार क्या होता है कि सिर्फ फ्रॉड को निग्लेक्ट करने के लिए, फ्रॉड जो है वो ना हो उस चीज के लिए ऑडिटिंग जो है वो की जाती है। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि फाइनेंशियल कंट्रोल और उसकी इरेगुलरिटीज, यानी कि फाइनेंशियल कंट्रोल को चेक करना और ये देखना कि कोई भी इरेगुलरिटीज जो है वो बिजनेस में नहीं हो रही है, इसके लिए जो है वो कौन सा ऑडिट हम करते हैं। तो इसके लिए हम कौन सा ऑडिट करते हैं, फर्स्ट वन इज system audit, second one is compliance audit, third one is internal audit and the last one is statutory audit, statutory audit, statutory audit। तो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा इंटरनल ऑडिट। अब फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होता है, हमारे बिजनेस का एक इंटरनल प्रोग्राम है। यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर जो फाइनेंस आ रहा है या जा रहा है, जो भी फाइनेंस को कंट्रोल किया जा रहा है, तो फाइनेंशियल कंट्रोल और उसकी ऑर्गेनाइजेशन की इरेगुलरिटीज को जो चेक करना है वो इंटरनल ऑडिट के अंदर जो है वो किया जाता है। इंटरनल ऑडिट में देखा जाता है कि हमारे फाइनेंस से रिलेटेड हर चीज जो है वो प्रॉपर वे में हो रही है या नहीं हो रही है, हमारा बिजनेस जो है कहीं वो कुछ इरेगुलर वे में वर्क तो नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें जो है वो डिटेक्ट की जाएंगी विद द हेल्प ऑफ द इंटरनल ऑडिट। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है, ट्रायल बैलेंस हेल्प टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ। हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो किस चीज की एक्यूरेसी को चेक करने में हेल्प करता है? में क्या रहता है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, यानी कि ये सारी चीजें जो हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जब भी टेंजिबल एसेट्स की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है या फिर उसे क्या कहा जाता है?
तो अब हमने पहले भी देखा था कि जब भी टेंजिबल एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है टाइम पीरियड के साथ साथ, तो उसे क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन। यानी कि हमारे टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू जो डिक्रीज हो रही है टाइम पीरियड के साथ, जब भी हम अपने टेंजिबल एसेट्स को यूज करते हैं तो टाइम पीरियड के साथ उनकी जो वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, उसकी जो वैल्यू में जो डिक्रीज आ रहा है उसे क्या कहा जाता है, या फिर उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएबल एसेट्स में जो डिक्रीज आता है उसकी वैल्यू में टाइम पीरियड के साथ साथ, उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। और हमारे इनटेंजिबल एसेट में, यानी कि हमारे इनटेंजिबल एसेट्स की जो वैल्यू डिक्रीज होती है टाइम पीरियड के साथ साथ, उसे क्या कहा जाता है? अमोर्टाइजेशन। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि टेंजिबल एसेट्स की जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसे क्या नाम दिया जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा वो रहेगा डेप्रिसिएशन। यानी अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो क्या आता है? एक्सपेंसेस इनकर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस इज अ, हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, इसमें हमसे पूछा है जब भी हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो भी हमारे खर्चे होते हैं, यानी कि जो भी हमारा खर्चा होगा बिजनेस के स्टार्टिंग के टाइम पर, उसे क्या कहा जाता है? अब यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शंस है। फर्स्ट इज फिक्टिशियस एसेट, सेकंड इज फिक्स्ड एसेट्स, थर्ड वन इज करंट एसेट एंड द लास्ट वन इज लाइबिलिटीज। अब वो हमारे लाइबिलिटीज तो नहीं होते, ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटीज क्या है? ऑब्लिगेशन, वो जो बिजनेस को पे करने हैं एक टाइम पीरियड के बाद। अब करंट एसेट्स क्या रहता है? करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, जिन्हें हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर वो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में होते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो क्रॉस हो जाएगा। अब इसके बाद है फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? वो एसेट्स जिनको कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए लेती है और लॉन्ग टर्म के लिए यूज करती है। तो फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं? जिनकी एक फिजिकल वैल्यू है, यानी कि जो फिजिकली प्रेजेंट है और जो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी जो है वो यूज करती है। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट बचा है फिक्टिशियस एसेट। अब फिक्टिशियस एसेट क्या है? फिक्टिशियस एसेट वो एक्सपेंसेस होते हैं, फिक्टिशियस एसेट वो जिनकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, पर वो हमारे कंपनी के ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि कैश की फॉर्म में है, यानी लेकिन वो हमारा एक कैश एक्सपेंडिचर है। वो एसेट्स यानी कि वो चीजें जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है पर वो हमारा कैश एक्सपेंडिचर है, उन्हें हम क्या कहते हैं? फिक्टिशियस एसेट। यानी कि फिक्टिशियस एसेट में कौन सी चीजें आती हैं? जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है पर वो हमारे कंपनी में क्या है? एक एक्सपेंडिचर है, एक कैश एक्सपेंडिचर है। उसे हम फिक्टिशियस एसेट, एज अ फिक्टिशियस एसेट जो है वो ट्रीट करते हैं, हमारा एक्सपेंडिचर जिसकी कोई भी फिजिकल एक्सिस्टेंस जो है वो नहीं है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टर्म सोशल अकाउंटिंग वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, हमारी जो टर्म रहती है सोशल, वो पहली बार जो है वो किसने लाई थी, या फिर वो पहली बार किसने इंट्रोड्यूस जो है वो की थी? अब यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, अब्राहम लिंकॉन, जे.आर. हिक, आदम स्मिथ, विलियम स्कॉट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा? जे.आर. हिक। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन गोल जो है वो क्या रहता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि हमारी कंपनी में जितना भी फाइनेंस है, जितना भी पैसा है, उससे रिलेटेड जो मैनेजमेंट रहती है हमारी कंपनी में, हमारे फाइनेंस को मैनेज करने के लिए जो मैनेजमेंट है उनका मेन गोल या मेन पर्पस क्या है? तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन इज मिनिमाइज रिस्क ऑफ बिजनेस, सेकंड वन इज मैक्सिमाइज सेल, थर्ड वन इज मिनिमाइज लॉस एंड द लास्ट वन इज मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो उनका जो मेन मोटिव और मेन पर्पस रहता है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो क्या रहता है? मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, हमारे शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगाया है हमारे बिजनेस में उसे मैक्सिमाइज करना, यानी कि उनको एक अच्छा रिटर्न देना। अब शेयर होल्डर्स हमारे बिजनेस में पैसा क्यों लगाते हैं? फॉर द प्रॉफिट। तो हमारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है
वो यही चेक करती है, वो यही देखती है कि जो भी हमारे शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है उनको उसका जो है वो मैक्सिमाइज प्रॉफिट जो है वो दिया जाए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन पर्पस क्या रहता है? मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या आता है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट? ऑडिट करने का, चीजों को चेक करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? अब यहां पर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स, टू एक्सप्रेस ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू गिव मैसेज टू द शेयर होल्डर्स, टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। अब पहला यहां पर आता है टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। तो ऑडिटिंग के प्रोसेस से कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं पे किया जाता है। यानी कि ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग जो है वो कंपनी करवाती है अपने कंपनी के वेलफेयर के लिए या फिर अपनी कंपनी में चीजों को एक प्रॉपर वे में चेक करने के लिए। तो यहां से कोई भी टैक्स पेमेंट जो है वो नहीं होती है। ऑडिटिंग से कोई भी मैसेज गवर्नमेंट को नहीं जाता है। ऑडिटिंग से कोई भी मैसेज शेयर होल्डर्स को नहीं जाता है। तो हमारा ये ऑप्शंस भी इनकरेक्ट है। अब इसके बाद है टू एक्सप्रेस ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑडिटिंग का मेन पर्पस क्या रहता है कि हर चीज को प्रॉपर वे में चेक किया जाए कि कहीं पर कोई फ्रॉड तो नहीं है, कहीं पर कोई भी चीज जो है वो मिस तो नहीं की गई, या फिर कोई एरर तो नहीं है हमारे स्टेटमेंट्स में, हमारे रिकॉर्डिंग में, हमारे बैलेंस शीट में कोई एरर तो नहीं है, या फिर कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन मिसप्लेस तो नहीं हुई है। ये सारी चीजों को चेक करने का या ऑडिट करवाने का जो मेन मोटिव है वो क्या रहता है? इन एक ट्रू फेयर ओपिनियन प्रेजेंट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रति, यानी कि ये बताना कि उस कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही है या फिर वो गलत है। इसी पर्पस के लिए जो ऑडिटिंग है वो की जाती है। ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है ये देखना कि ये एक्सप्रेस करना कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट की गई है क्या वो सही है या फिर वो सही नहीं है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, When a company raises money from public for the first time, it is known as। जब भी कोई कंपनी जो है वो फर्स्ट टाइम पब्लिक से मनी रेज करती है उसे क्या नाम दिया जाता है? अब जब भी हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करती है? मनी रेज करती है पब्लिक से, यानी कि वो क्या करती है? शेयर्स जो है वो इशू करती है पब्लिक में, और उन शेयर्स के थ्रू क्या करती है? पैसा लेती है पब्लिक से। अब यहां से पूछा गया है हमसे कि जब एक कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करती है और पब्लिक से पैसा लेती है तो उसे जो है वो क्या नाम दिया जाता है या फिर उसे क्या कहा जाता है? अब यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज प्राइवेट प्लेसमेंट, सेकंड वन इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, थर्ड वन इज फर्दर पब्लिक ऑफर एंड द लास्ट वन इज ग्रीन शू ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि फर्स्ट टाइम पब्लिक से पब्लिक को ऑफर करना, यानी कि फर्स्ट टाइम पब्लिक से आपने जब कुछ पैसा लिया है अपनी कंपनी या अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसे कहा जाता है पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।